सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो 4 पिलर्स मैंने बांध रखा था अपना कि 4 पिलर्स बना रखा है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको बेसिकली रिवीजन प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रिवीजन के बाद आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं और फाइनली टेस्ट सीरीज। तो ये 4 चीज़ अगर आप कर रहे हो ऑनेस्टी के साथ तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता है। Hello everyone, welcome to Camomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. I'm Jaspal Singh, your host and educator. It is rightly said about the successful people that they start from where they are, they utilize what they have, and they do what they can. And one such successful individual is with us who has cleared Engineering Services 2024 with flying colors. Many congratulations Ankit on this wonderful achievement. थैंक यू सर। All India rank 16 लाना इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। हाउ इट फेल्ट जब आपको पता चला कि यार ये रैंक आई है अपनी? सर जब मैंने रैंक देखा, मैं एक्चुअली मुझे दोस्तों से पता चला मुझे मेरी रैंक, तो फिर वो फीलिंग जो था, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी रैंक मेरी आ गई है, क्योंकि बैक टू बैक ईयर्स फेलियर और फिर उसके बाद इतनी रैंक, तो ये मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था सर। तो रैंक देखने के बाद सर बहुत खुशी हुई, जस्ट एक रिलीफ मिला कि ठीक है, चल मैं इतने दिन से जो मेहनत कर रहा था वो कहीं तो कहीं दिखी। ओके। तो फीलिंग वाज जस्ट एन ऑसम, मतलब इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, इट वाज जस्ट एन ऑसम एक्सपीरियंस सर। तो अभी आपने जैसे बोला बैक टू बैक फेलियर मींस इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का? हाँ जी सर, इससे पहले मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए थे, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। ओके। तो इससे पहले और लास्ट ईयर 2023 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आ गया था सर। अच्छा। तो और उससे पहले 2 बार मैं फेल हुआ था सर, 2021 एंड 2022 में। ओके, सो मींस इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो लोग तैयारी करते हैं और एक दो बार में ड्रॉप कर देते हैं कि यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन अप टू एन एक्सटेंट यू डोंट अचीव योर गोल। अच्छा, आपने बताया कि आपका 4th अटेम्प्ट था। इसका मतलब कि पिछले 3 अटेम्प्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी जिसको आपने इम्प्रूव किया और फाइनली ये रिजल्ट अचीव किया। क्या आप बता पाएंगे आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप मिस कर रहे थे पहले 3 अटेम्प्ट में? सर तो पहला अटेम्प्ट जो मेरा था 2021 का, तो उसमें सबसे बड़ी मिसिंग जो थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीशन पूरा नहीं हुआ था। तो सिलेबस कंप्लीशन पूरा नहीं होने की वजह से मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, तो सबसे पहला मेरा यही गलती हो गया। 2022 में मेरी ये गलती थी कि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करा, लेकिन फिर मैंने उसके साथ साथ जो एक प्रॉपर रिवीजन होता है वो रिवीजन साथ साथ नहीं करा था। तो मैंने फाइनली जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया तो फिर मुझे पता चला कि आई एम एट 0 ओनली, क्योंकि मैं लगभग पूरा चीज़ भूल चुका था। तो 3rd अटेम्प्ट जब मैंने 2023 में दिया, तो उससे पहले मैंने अपना दोनों चीज़ चेक करा कि मैंने सिलेबस भी कंप्लीट किया और फिर उसके साथ साथ मैंने अपना रिवीजन का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाया एंड इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज एंड ऑल वो दे के फाइनली 2023 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था और फिर मेंस भी उसी बार मेरा पहली बार क्लियर हुआ था एंड फिर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ था और मेन लिस्ट में मेरे 7 नंबर से रह गया था, जो कि फाइनली फिर रिजर्व लिस्ट में आ गया था एंड इन 2024 आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 16। ओके, तो फिर मतलब ये मोटिवेशन क्या थी जो आपको ड्राइव कर रही थी कि नहीं यार, इवन आफ्टर 1 फेलियर, 2nd फेलियर, आई हैव टू कंटिन्यू एंड क्लियर दिस एग्जाम? सर एक्चुअली किसी भी एस्पिरेंट के अंदर ये चीज़ होता है, उसको पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसकी पोटेंशियल कितनी है। बिल्कुल। तो मुझे ये पहले से पता था कि मैं जो गलती कर रहा हूँ वो मुझे पता है। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये था और दूसरा ये चीज़ था कि मुझे पता था कि मैंने अपना 100% अभी तक दिया नहीं है। तो जब मैं अपना 100% एक बार दूंगा तो डैम श्योर कि आई विल गेट सक्सेस। और फाइनली जब 3rd अटेम्प्ट में 2023 में मैं अटेम्प्ट लिया था ईएससी का, तो उस बार मैंने अपना लगभग 100% अटेम्प्ट दिया, मतलब आई वाज फुली सेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन एंड फाइनली मेरे स्कोर्स भी आए सर, प्रीलिम्स क्लियर हुआ मेरा पहली बार एंड देन 24 आल्सो। ओके, तो अंकित आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, मतलब कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी तो करनी है? सर मैंने अपना क्लास 10th 2013 में अपने होम टाउन से ही किया, फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी मैंने 2015 में किया और उसके बाद मैंने अपनी जो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री है वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जादवपुर से 2020 में करी। और ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मेरा मोटिवेशन था वो मुझे मेरे एक सीनियर से मिला, जिन्होंने 2019 में ऑल इंडिया रैंक 2 लाई थी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो उनको देख के मुझे एक ये था कि हमारे सीनियर कर रहे हैं तो हमें भी करना है।
और उसके साथ-साथ मेरी डिग्री एक यूनिक डिग्री है, तो इसके भी एक कुछ लिमिटेशंस थे, तो उस लिमिटेशन की वजह से भी मुझे ये इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की तैयारी बाय डिफ़ॉल्ट करनी पड़ी। ओके। अच्छा अंकित, आपकी जर्नी इतनी बड़ी रही है, इतनी लंबी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आई एम श्योर, और वो चैलेंजेस कॉमन रहते हैं, मोर और लेस सारे एस्पिरेंट्स को वही फेस करना पड़ता है। आपके सामने कोई प्रोमिनेंट चैलेंज आया ऐसा, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर, जो नॉर्मल चैलेंजेस रहते हैं एस्पिरेंट्स के साथ, तो मेरे साथ ऐसा था कि अगर नॉर्मल एस्पिरेंट्स के साथ एक्स नंबर ऑफ चैलेंजेस है, तो मेरे पास हमेशा x+1 चैलेंज था सर। आपकी डिग्री? वो मेरी डिग्री की वजह से। तो एक्स चैलेंजेस तो सर वो सबके साथ होते हैं कि आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे हैं, आप एक प्रॉपर तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप ठीक से चीज़ों को बिल्कुल। कर नहीं रहे हैं। तो ये सब तो थी ही सर, ये तो कॉमन थी, ये तो मतलब इसकी मुझे आदत हो गई थी। लेकिन अच्छा। मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मेरी डिग्री की थी, क्योंकि वो मेरी डिग्री थी, उसकी वजह से मैं कहीं अलाउड नहीं था। तो बस मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की ही तैयारी करनी थी और इसी में मुझे एक्सेल करना था। तो ओके। मेरे लिए वन वे था कि या तो मुझे उस पार जाना है और कोई मेरे पास ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं था। था। तो आपको कब पता चला कि नहीं, मैं इस डिग्री के थ्रू सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज ही दे सकता हूँ? सर एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो उतना कुछ मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि तभी उतना कुछ होता नहीं था, बताया नहीं जाता था। बस मुझे बोला जाता था कि आप लोगों के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वो आप कहीं भी दिखाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब 2021 के बाद कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगे हमारे सीनियर्स के पीएसयूज़ में, तो उनको वहाँ प्रॉब्लम किया जाने लगा। तो बैक इन 2021 दिसंबर हमें पता चलने लगा कि हम लोग कहीं अलाउड नहीं है, और 2022 के मिड तक तो मुझे ये पता चल गया था कि बस इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही अलाउड है। अच्छा। एक आरआरबी जेईई की एग्ज़ाम होती है, उसमें हम लोग अलाउड होते हैं, बट इट इज़ अ वंस इन अ ब्लू मून हाँ, टाइप वो का एग्ज़ाम होता है कभी सर, होता है, कभी नहीं होता है। तो उसके भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं सर। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ की तरह काम कर एग्ज़ैक्टली गया सर, ये ये कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ ही था मेरे लिए कि मैं सिर्फ़ इसी पे फ़ोकस रहा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि उनको किस चीज़ की तैयारी कर रहे करनी हैं। है। वो बेसिकली सब नाव पे पैर रख देते हैं, मुझे गेट भी करना है, मुझे एसएससी भी करना है, सब कुछ करना है, और फाइनली फिर बोलते हैं कि सही से हो नहीं रहा है, क्या बिल्कुल, करूँ बिल्कुल। मैं, मेरा फ़ोकस हिल गया है, दिस दैट। बट आपके पास एक ही टारगेट था, यही करना है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन एग्ज़ैक्टली नहीं है। मेरे पास यही एक टारगेट था और यही मैंने करा भी थ्रू आउट माय बिल्कुल, जर्नी। बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो बाकी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए आपके जैसी रैंक लाने के लिए? सर मेरी जैसी रैंक लाने के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस का फुल कंप्लीशन चाहिए। 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और 100% का मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट्स आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए बिल्कुल। हैं, क्योंकि जो कि 2024 प्रीलिम्स में दिखा होगा कि छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे टनल इंजीनियरिंग हो गई, रेलवे बिल्कुल। इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्स एंड हार्बर्स हो गए। तो इसके अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलाएँगे, आपका सिलेक्शन को रोक भी सकते हैं, आपकी सिलेक्शन करवा भी सकते करवा हैं। भी सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सिलेबस का कंप्लीशन होना चाहिए। फिर दूसरा है कि सिलेबस के कंप्लीशन के साथ-साथ आपको एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके पास सही है, तो उसके बाद फिर आपको प्री-वाईक्यूज एंड फाइनली टेस्ट सीरीज। ओके। तो ये 4 चीज़ अगर आप प्रॉपर्ली कर रहे हो ऑनेस्टी के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है कि आप ये कर रहे हो, आपको अपने आप को प्रूफ करना है। तो आपका फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ओके। सर। अच्छा, आपने रिवीजन की बात करी। आप कैसे रिवीजन प्लान करते थे अपना? क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी होती थी आपकी? सर तो जैसे मैं अनअकैडमी पे क्लास लगाता था आपके, तो अगर मैं दिन में 4 घंटा क्लासेस लगा रहा हूँ, तो वो दिन शाम का जो समय होता था, मैं बेसिकली उसको यूज़ करता था अपने अच्छा। रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था अपने, क्योंकि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन में था सर। ओके। तो मैंने अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि एक पार्ट में मैं लाइव क्लासेस क्लासेस लगाओगे लगाऊँगा और एक और क्लास में। एक क्लास में मैं उसको रीइंफोर्स करूँगा अपने ओके। नॉलेज मतलब इस को। तरीके से आपने डिवाइड कर दिया कि यस सर। लाइव क्लासेस लगानी और बाकी टाइम में मुझे रिवीजन करना है एग्ज़ैक्टली जो सर। कंटेंट आप पढ़ चुके हैं। एग्ज़ैक्टली सर। ओके। अच्छा, कोई बुक भी फॉलो करते थे आप स्पेसिफिकली कि इस टॉपिक के लिए मुझे बुक फॉलो करनी है, या सिर्फ नोट से ही हमारा काम चलता था? सर मेरे को तो कभी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। योर नोट्स वाज़ सेल्फ सफिशिएंट, अच्छा, मतलब मतलब सारी प्रिपरेशन आपने सारी नोट से चीज़ें। करी हाँ थी। जी सर। अब क्योंकि हम नोट्स की बात करें, नोट्स खुद बनाए आपने, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे नोट्स पहले से अवेलेबल होते हैं। आपने नोट्स को लेके क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? खुद प्रिपेयर की थी या जो रेडीमेड थे उन्हीं को यूज़ किया था? सर एक्चुअली मैंने शुरुआत के जो मेन बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं उसके नोट्स खुद बनाए थे मैंने, क्योंकि नोट्स बनाने से ये होता है कि आप बेसिकली एक ही चीज़ को 2 बार कर रहे होते हो, तो अगर आपका हाथ घिसा हुआ होता है उस चीज़ पे, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल। होता है। तो मेरे मेजर जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसके नोट्स तो मैंने खुद से अपने से बनाए हैं, लेकिन छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स जो हैं उसको मैंने यूज़ किया है रेडीमेड नोट्स को। अच्छा, जो पहले से अवेलेबल हाँ जी होते सर। हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट शॉर्ट नोट्स?
सर एक्चुअली मैं शॉर्ट नोट्स आई डिड नॉट प्रेफर शॉर्ट नोट्स, ओके, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से मुझे हमेशा लगता था कि मेरा कुछ कुछ छूट रहा है। ओके, तो ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि बहुत लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले उसको पढ़ने से फ़ायदा होता है। तो मेरे साथ क्या था कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। मैं आपके नोट्स पूरे-पूरे टाइम पढ़ता था। फुल नोट्स को मैं एवरी टाइम तो आई गो फॉर द रिवीजन मैं फुल नोट्स पढ़ता था। तो इससे मेरा इंटरव्यू और मेरा मेंस का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो बेसिकली मुझे उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़े। ओके, वो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो इस बार के भी जो मेंस में थ्योरी क्वेश्चन आए, जो भी आए, उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई लिखने, और मुझे लगता है कि मेरे मेंस में जो मार्क्स हैं, ओके, उसमें थ्योरी में भी मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिले होंगे। ओके, क्योंकि मतलब अगर आप एक वही ही इन चीज़ शॉर्ट को नोट्स का काम कर गया एग्ज़ैक्टली सर, आपका। अगर एक ही चीज़ को आप बार-बार रिवीजन कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल, तो वो मुझे इंटरव्यू में भी उस चीज़ ने मुझे हेल्प की और मेंस में भी हेल्प की मुझे सर। ओके, डेफ़िनिटली। अच्छा, हम इस पूरे एग्ज़ाम को अगर आप डिकोड करें, 3 फ़ेजेज़ में हमारा ये पेपर चलता है। पहला फ़ेज़ उठाएँ प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव नेचर का है और जो सिलेबस है वो ओवरलैप भी करता है बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ, गेट हो गया, एसएससी जेईई हो गया। किसी नए एस्पिरेंट को ये जो प्रीलिम फ़ेज़ है, इसकी तैयारी को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी एक नया जो एस्पिरेंट आता है, उसको सबसे पहले ये डिफरेंशिएट तो नहीं करना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या ओके, पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। तो जो भी है वो पूरा सिलेबस है, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करो थोरोली। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, आपने सब कुछ कर लिया है, तो आपको तब तक प्रीवियस ईयर देख के समझ आ जाएगा कि प्रीलिम्स में कितना आता है। बिल्कुल, तो अभी आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके होगे, तो फिर प्रीलिम्स के लिए आप खुद को चैनलाइज़ कर सकते हो कि आपको प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ना है। बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आपको क्या होता है ना कि आपको हॉरिज़ॉन्टली बहुत आगे मूव करना होता है। हुँ, बेसिकली एक सर्कल एक आपको ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस थोड़ा बड़ा होएगा एज़ कम्पेयर टू गेट या बिल्कुल, एसएससी जेईई। तो वो सर्किल का आपको पता होना चाहिए कि आपको सब कुछ टच होना चाहिए। बिल्कुल, और गेट में क्या होता है कि आपको इन डेप्थ भी नॉलेज होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यही एक डिफरेंस है ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स में और अदर एग्ज़ामिनेशन में। ओके। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए प्रीलिम्स में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट होता है नॉन-टेक का। इसमें जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो जनरली घबरा जाते हैं कि नॉन-टेक हमसे समझ में नहीं आता कहाँ से तैयार करें, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं होता, टेक्निकल का हमें पता होता है कितना पढ़ना है। आपने नॉन-टेक को कैसे अप्रोच किया था? सर नॉन टेक के लिए सबसे पहले मैंने वही क्लासेस लगाए थे, और मैंने ये देखा था कि नॉन टेक में मैं किस किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। जैसे अगर एक सिविल इंजीनियर है, तो वो हुँ, इन्वायरमेंट में हमेशा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वो देश दुनिया की बातें होती है, तो वो ठीक ठाक बिल्कुल, लगती है, इंटरेस्टिंग पढ़ने में लगती है। फिर उसके बाद अगर आप सिविल इंजीनियर हो, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसानी से कर ले जाओगे। बिल्कुल, स्टैंडर्ड क्वालिटी टू सम एक्सटेंट आपको आसान लगेंगी। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए। फिर मैथ्स एप्टीट्यूड तो वो अंडरस्टूड है कि वो सबसे पहले आपको सबसे करनी है। एज़ पहले एन होना इंजीनियर सबसे पहले आपको मैथ्स एप्टी करनी है। और ये सब करने के बाद फिर आपके पास टाइम बचता है, तो सबसे पहले आप ड्राइंग अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ड्राइंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली कन्वेंशनल होते हैं। आपको पता है कि यही आना है, इतने में से पूछा जाएगा। बिल्कुल, उसका सिलेबस लिमिटेड है। अब इसके बाद आपके पास टाइम बचता है, तो आप गो फॉर मटेरियल साइंस, गो फॉर एथिक्स एंड गो फॉर आईसीटी। आईसीटी भी है। जैसा-जैसा आपको जिस हिसाब से इंटरेस्ट है। तो आज की डेट में एग्ज़ाम इतना वो हो गया है कि मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई छोड़ के जाओ। बिल्कुल, आप एक प्रॉपर अप्रोच अपना सकते हो कि आप मतलब बेसिकली किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, कि कौन-सा सब्जेक्ट बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है। बाकी पढ़ना और तो आपको स्मार्ट पूरा ही वर्क भी है। रखनी है। एग्ज़ैक्टली सर। बिल्कुल, आपको सारा सब्जेक्ट्स करके जाना है, और यही है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप अगर नॉन टेक पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आपको थोड़ी बोरियत महसूस होगी, बिल्कुल, क्योंकि आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल है वो एक तरह से रेडीमेड फूड की तरह हो गया है। बिल्कुल, और यहाँ नॉन टेक में है कि आपको खाना बनाना पड़ता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको ऑब्वियसली रेडीमेड फूड अच्छा लगता है, तो वो माइंडसेट हो जाता है बच्चों का, तो फिर उसके कि सब हिसाब कुछ से मिल जाए अपना हमें पहले से ही। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल। अच्छा, ये नॉन-टेक की तैयारी आपके हिसाब से कब स्टार्ट करनी चाहिए? सर नॉन टेक की तैयारी अगर आप अगस्त से भी शुरू करते हो, तो भी आप आराम से कर ले जाओगे ये, क्योंकि आप ओके, मान के चलो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप फ़ेब में हमारा पेपर होता पेपर है। में पेपर होता है, तो अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी कर रहे हो टॉपिक्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर एक सब्जेक्ट में। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रेश भी पढ़ रहे हो, तो ओके, 15 दिन मान के चलो एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो आप 15 दिन में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट 15 दिन में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो और उस 15 दिन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके भी फिर फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन तभी आप कर रिवीजन सकते कम हो। हुई। बिल्कुल, तो एक्चुअली जो नॉन टेक होता है ना सर, इसमें बेसिकली कोई नहीं बोलेगा कि किसी के पास कोई मास्टर प्लान है। बिल्कुल, तो आपको मैथ्स एप्टीट्यूड करना है, उसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक होती है, जो कि यूज़ करनी होती है। ओके, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन टेक में, कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर रहे हो, और वो आपको टेस्ट सीरीज से ही आएगा सर। अच्छा, उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस करना एग्जैक्टली पड़ता सर। बिना टेस्ट प्रैक्टिस के नॉन टेक को क्रैक करना सर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि है। ओके, नॉन टेक में जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है वो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और अच्छा, एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप उसी काम को बार बार करोगे एग्जाम से पहले। तो ओके। सर टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे आउट। अच्छा, नॉन-टेक के लिए कोई बुक भी फ़ॉलो करते थे आप?
नहीं सर, स्पेसिफिकली? मैं कोई बुक फॉलो नहीं करता था। मैं एक्चुअली करंट कोई जो अफेयर्स के लिए बस थोड़ा मैगज़ीन वगैरह यूज़ कर लिया, ओके। नहीं तो जो मार्केट में स्टैंडर्ड नोट्स हैं वही यूज़ कर रहा था। अच्छा, जो इसकी हमारी तीसरी स्टेज है इंटरव्यू स्टेज, इसमें हमारे जो इंजीनियर भाई हैं उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि अब बोर्ड को फेस करना है, पैनल होगा पूरा वहाँ पे। अभी तक हम बस सवालों के जवाब दे रहे थे कागज़ पे, अब अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है, उसमें थोड़ा हम वीक होते हैं। तो इस इंटरव्यू फेस की इम्पोर्टेंस कितनी है इस पूरी जर्नी में, और हाउ टू डील अबाउट दिस? सर इंटरव्यू फेज़ की इम्पोर्टेंस और उसका जो मार्किंग हो गया आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर। आजकल इंटरव्यू रैंक जज करने लग गया है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो थोड़ा मार्केट में एक ये भ्रम सा फैला रखा है, ये डर सा फैला रखा है बच्चों के बीच में कि वहाँ बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ओके। दिस दैट एंड ऑल। बट मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है सर, मुझे बहुत फ्रेंडली बोर्ड लगा। ओके। बेसिकली आपको वहाँ अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना होता है। आपको जो नॉलेज आ रहा है आपको वो कन्वे करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश हो, आप नॉर्मल ओके। इंग्लिश भी बोलोगे, आप हिंदी भी बोलोगे, बहुत सारे बोर्ड तब भी हिंदी भी चलेगा। अलाउ कर देते हैं। उनको बेसिकली आपका नॉलेज तो वो टेस्ट हो ही चुका है, आपको वो देखना है कि आपके अंदर ओएलक्यू है कि नहीं, ऑफिसर लाइक बिल्कुल। क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। तो उनको वो चेक करना होता है। तो आपको बस अपने जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो उनको कन्वे करने होते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पड़ता है, बोलने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता सोचना है। पड़ता है। और बाकी टेक्निकल तो मैंने जैसे बताया कि सर मैं नोट्स बार-बार रिवीजन करता था, तो टेक्निकल के जो डेफिनेशन वगैरह सब होते हैं जो कि वहाँ पूछे जाते हैं डायरेक्ट ओके। डेफिनेशंस, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं थी। तो इंटरव्यू का सर जितना वो बना के रखा है हाइप सर उतना है उतना है। नहीं, मतलब उसको ईज़िली क्रैक किया जा सकता है। जैसे प्रीलिम्स, मेंस आप कर रहे हो, इंटरव्यू को भी वैसे ही करोगे तो आप ईज़िली मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर ले जाओगे। मतलब बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है हाँ वहाँ जी पे। सर, तो उसी को आपको बस पोर्ट्रे करना है, एग्ज़ैक्टली। इर्रिस्पेक्टिव कि आपको जवाब आता है या नहीं आता। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे बोलने में बहुत डर हो रहा है किसी के सामने, तो फिर वो बिल्कुल। मिरर प्रैक्टिस जो नॉर्मल सा मार्केट में हाँ। ट्रेंड है वो, या आप मिरर के सामने बोलो, आप मॉक इंटरव्यू दे एग्ज़ैक्टली सकते हैं। मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करके आप बिल्कुल। अपने आप को सुन सकते हो, फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ-कुछ तरीके हैं अगर किसी को ज़्यादा ही फ़ियर है तो। ओके, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि जब हम तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लेंदी होती है, आपके केस में आपने 4 अटेम्प्ट दिए, तो काफ़ी बार ऐसा होता हो कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस समय क्या सोच के आप अपने आप को दोबारा मोटिवेट करते थे, पिकअप करते थे और दोबारा अपनी तैयारी करते थे कि यार नहीं, मेरे को तो लगना ही है? सर एक्चुअली ये 4 साल की जो मेरी जर्नी थी सर, बेसिकली एक बीटेक ही हो गया ये तो बहुत बार डिमोटिवेट होता था। तो एक तो था कि सर एग्ज़ाम क्लियर करना है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक तो चल ही रहा था बैक ऑफ द माइंड, तो उसके कारण सर थोड़ा प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था कि यार मुझे करना ही है, एट एनी कॉस्ट मुझे करना है। तो अगर ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता तो सर फिर फ्रेंड सर्किल हमारा छोटा सा फ्रेंड सर्किल हुआ करता था, तो हम उसमें बातें करते थे, आपस में शेयर अच्छा। करते थे बातें कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी ने बताया कि ये ऐसे कर, ऐसा टैकल हो जाएगा। फिर उसके बाद घर वालों से सर कंटिन्यूअसली बातें, पेरेंट्स का ओके। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर कि इस जर्नी में गवर्नमेंट एग्जाम की अगर बिल्कुल, तैयारी बिल्कुल। कर, ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बार पहली में बार क्लियर में हो हो जाए, जाए। बहुत बहुत रेयर है कि पहली बार में क्लियर हो जाता है। बिल्कुल तो सही बात है। एक कांस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है घर से, तो वो मुझे थ्रू आउट माई जर्नी मुझे घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला। तो वो भी मुझे अपने जो ये फ़ियर था उसको टैकल करने में बहुत हेल्प किया। घर वालों से बातचीत करते रहना ओके। कंटिन्यूअसली। अच्छा, जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स से आप बात कर लेते थे, तो हमारी इस जर्नी में फ्रेंड्स और फैमिलीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप जब इन 4 सालों में अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका क्या रोल रहा? मतलब किस तरीके से उन्होंने आपको कंपोज़ रखा और पुश किया कि नहीं, आप इसको क्रैक कर सकते हो? सर तो मैं अपने जब भी मैं डिमोटिवेटेड फ़ील करता था तो मैं अपने मदर से बात करता था हमेशा। तो एवरी टाइम शी वाज़ लाइक कि मैं उनसे यही पूछता था, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन होता था क्योंकि अगर आप जब बहुत दिन से पेपर दे रहे हो, बिल्कुल। 2 साल से अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं ये पूछता था कि ऐसा होता है क्या किसी ने अगर इतना मेहनत किया हो उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं नहीं हो होगा? रहा। देन एवरी टाइम शी वाज़ लाइक कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, तुम मेहनत करो, तुम्हारा हो जाएगा एक ना एक दिन। तो बिल्कुल। अब वो मदर से अगर आप बात कर रहे हो, अपने फादर से बात कर रहे हो और उनको लगता है कि उनको तुम पे भरोसा है, तुम तो बेसिकली बिल्कुल, सब्जेक्ट हो, तुम तो कर रहे हो। कर जब रहे वो हो। नहीं कर रहे हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक ऑडियंस को ज़्यादा उनसे मतलब प्लेयर्स से वो ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन रहती है एक्सपेक्टेशन कि यार ये रहती तो है। कर लेगा। तो जब वो आसानी से मतलब इतनी चिल मोड में हैं, वो उतना भरोसा मुझ पे दिखा रहे हैं, तब तो मुझे करना ही है किसी भी हालत में, मैं कैसे बिल्कुल। हार सकता हूँ। तो एक पेरेंट्स का जो वो सपोर्ट था, वो कंटीन्यूअस था। और फिर फ्रेंड सर्किल सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में, एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल, जो कि एक पीयर प्रेशर भी क्रिएट करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं आपको। बिल्कुल।
तो मैं फ्रेंड सर्किल में भी बहुत डिस्कस करता था कि आज ये प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, तो एवरी टाइम दे वेयर लाइक, मतलब मेरा फ्रेंड सर्किल भी था सर कि सीनियर, जूनियर और मेरे एज के 3 तरह के लोग अच्छा। करते थे। हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप था, ऑल आर सेलेक्टेड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके। तो वो उधर बहुत सपोर्ट करते थे, जूनियर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, सीनियर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो एक ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट था सर मेरे साथ तो थ्रूआउट तो माय अभी जर्नी। आप पिछले कुछ सालों में जॉब कर रहे थे या सिर्फ तैयारी कर सर रहे थे? मैं फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहा था। अच्छा, मतलब एक ही टारगेट था कि बस मैंने मेरे को। एमटेक में सर 2 बार एडमिशन लिया। अच्छा। तो वो मैंने सबसे पहले 2021 में मैंने आईआईटी कानपुर जियो टेक्निकल में एडमिशन लिया। वो मैंने 2 महीने में छोड़ दिया क्योंकि तभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो मुझे उतना बिल्कुल। मज़ा नहीं आ रहा था ऑनलाइन पढ़ने में। तो फिर जब क्लासेस ऑफलाइन हुई, तो अगले साल मैंने आईआईटी दिल्ली स्ट्रक्चर में एडमिशन लिया। ओके। तो उधर मैं गया ऑफलाइन क्लासेस, तो वहाँ पे माहौल वगैरह सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर मुझे बार-बार वो अंदर से आ रहा था कि ये मेरा प्लान बी था और बिल्कुल, मैंने प्लान बिल्कुल। ए पे अपना 100% दिया नहीं है, प्लान बी पे ही मैं कूद जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने सर 2 दिन के अंदर वो क्लास छोड़ के छोड़ वहाँ दी। से चला गया सर। मतलब यही आपने एक टारगेट रखा, सिंगल गोल हाँ जी रखा सर। अपना और उसी को अचीव किया। यस। बिल्कुल, मतलब होना भी ऐसा ही चाहिए कि आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें उसको साइड में रखना है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव करने की तरफ पूरी एनर्जी लगानी हाँ चाहिए। जी सर। बिल्कुल। अच्छा अंकित, जब आप तैयारी करते थे कुछ टारगेट सेट करते थे आप कि वीकली टारगेट हो या मंथली टारगेट हो? मतलब अपने जो गोल को है वो अचीव करने के लिए कैसे आप माइलस्टोन सेट करते थे? सर एक्चुअली टारगेट तो सर सब एस्पिरेंट सेट करते हैं एज यूजुअल, तो मैं भी टारगेट सर सेट करता था, लेकिन टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते थे एज यूजुअल, क्योंकि वो होते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम 100% पे हैं, और जबकि होता है कि वो हम लोग 60% एफिशिएंसी, बिल्कुल, 50% बिल्कुल। एफिशिएंसी पे काम करते हैं। तो टारगेट तो मैं अपने 100% के हिसाब से सेट करता था, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता था एज यूजुअल। तो लेकिन मैं ये फिर करने लग गया था कि उस टारगेट को शिफ्ट करना पड़ जाता था मुझे नेक्स्ट डे के लिए। अब ऐसे करते-करते फिर थोड़ा लैग हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, तो फिर मैं वीक के हिसाब से अपने टॉपिक सेलेक्ट करने लगा कि इस ओके। वीक में मुझे इतना ही पढ़ना है, और फिर वो 100% एफिशिएंसी को मैं घटा के 80%, 70% के हिसाब से फिर ओके। अपना वो करने लग गया। तो ऐसे में क्या होता था कि कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं समय से पहले अपना वीक में पहले ही सब्जेक्ट सारे निपटा दिए, अच्छा। तो मुझे कुछ टाइम मिल गया, तो अगले वीक का जो होता था वो मैं थोड़ा-सा इधर बफर में कर लेता था, ताकि अगले वीक में मेरे ऊपर लोड कम आए। ओके। तो इस टाइप का मेरा वो होता था कि वीक वाइज़ रूटीन मैं हमेशा बनाता था। ओके, ओके। अच्छा इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और भी होती है कि अगर हमारे टारगेट मिस हो जाते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है उसमें। काफ़ी लोग जो टारगेट सेट करते हैं, जनरली ये टेंडेंसी होती है कि हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं चीज़ों को और उसको अचीव नहीं कर पाते। फिर अचीव नहीं कर पाते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर तैयारी बंद कर देते हैं, तो विच इज़ नॉट द करेक्ट वे। अगर हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, हमें अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज़ करना चाहिए कि हम अपने टारगेट के पास पहुँचें। अगर अचीव नहीं कर पा रहे, जैसे आपने बोला आपने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई, तो हमें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है कि आवर एफिशिएंसी शुड इंक्रीज़ हाँ और जी। फाइनली हम अपने टारगेट को रीच हाँ कर जी पाएँ। सर। बिल्कुल। तो वही है सर कि अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तो टारगेट वगैरह अगर आप उसको एनालॉजी एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आप टेस्ट सीरीज से करो। टेस्ट सीरीज में आप ज़रूरी नहीं है कि 100% मार्क्स स्कोर कर दोगे। उधर बिल्कुल। हमेशा अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उधर भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर इधर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इधर भी इधर डिमोटिवेट भी नहीं नहीं होना। होना है। करना है कि आपको बस गो विद द फ्लो, आपको प्रोसेस करना है बेसिकली। ओके। जैसे धोनी सर कहते हैं कि आपको प्रोसेस करना है, प्रोसेस फ़ॉलो करना बाकी है। रिजल्ट अपने आपको आप आ मिल जाएगा, जाएगा। बाय तो प्रोडक्ट है आपको वो तो। बेसिकली प्रोसेस पूरा करना है आपको। तो प्रोसेस आप पूरा करो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का प्रोसेस हो, चाहे आपका रिवीजन हो। रिवीजन का प्रोसेस हो, आपको प्रोसेस करना है बस। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कभी ना कभी तो रिज़ल्ट मिलेगा ही हाँ जी हमें। सर। और मेरे हिसाब से आपसे अच्छा कोई एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम्पल हो ही सर। नहीं सकता इसका एस्पिरेंट्स के लिए कि यार आप अपना काम करते रहो, बाकी जो रिज़ल्ट है वो तो आ ही जाना आ है ही कभी ना जाना है कभी। सर। बिल्कुल, अगर आपने एक-एक डॉट्स को टिक कर दिया है, तो आपको रिजल्ट मिलना मिलेगा ही मिलेगा। मिलना मतलब है। वो तो श्योर शॉट है। 100% है सर। बिल्कुल। और हो सकता है शायद टेस्ट भी इसी चीज़ का है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ैक्टली में सर। पेशेंस का, कि कितना पेशेंस है आपके अंदर। भले ही आपने मेहनत करी है, तैयारी करी है, नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर पेशेंस नहीं है हमारे में, तो वो एस्पिरेंट भी लैग कर जाते हैं। तो सर ऐसा ही मैंने कभी जब मैं जर्नी, अब इतनी लंबी जर्नी थी, तो पढ़ते रहता था मैं, तो कुछ-कुछ सेंटेंस होते हैं सर, कुछ-कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ-कुछ लाइन्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट था। तो मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि डिलेड सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही लाइन था, उसको पकड़ के था, ठीक है सक्सेस में टाइम लग रहा है, तो आई एम डेवलपिंग माय ओन ओन कैरेक्टर। कैरेक्टर, सही बात है। तो ये पेशेंस जो होता है सर, सबके अंदर नहीं होता है। तो एक पेशेंस एक्चुअली, ये मैं तो आज बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर जितना पेशेंस डेवलप हो गया है इस एग्जाम बाकियों में नहीं है, क्योंकि नहीं होगा। क्योंकि एस्पिरेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, एग्जैक्टली। अब तो चालू हुई अब तो है, चालू हुई है इसके बाद चालू हुई है, मेन काम तो आपका ये खत्म थोड़ी हुआ है। यहाँ क्योंकि उस समय तो हमारा दिमाग इसमें था कि यार यही मेरा फाइनल गोल है, ये हाँ जी गोल सर। नहीं है, यहाँ से तो स्टार्ट होना है। एग्जैक्टली सर। अंकित, अभी तक तो हम बात कर रहे थे
कि किस तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्रैक किया जाए, इसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, तो काफ़ी टेक्निकल बातें हो गई। अब हम जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस सेशन का, फन पार्ट है, रैपिड फायर राउंड है। इसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, उनको सुनते ही जो भी पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है इमीडिएटली आपको थ्रो अप करनी है बिना कुछ सोचे समझे। अच्छा अंकित, इफ़ यू हैड टू चेंज योर नेम, क्या नया नाम रखोगे अपना? मार्कोस सर। मार्कोस, इंस्पायर्ड हो उससे? ये सर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मार्कोस मरीन कमांडोज से, और मेरा जो वो इंस्टा आईडी है, मेरी फोटोग्राफी आईडी, उसका भी नाम सटर मार्कोस है। ओके। अच्छा, इफ़ यू कुड नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक सच्चाई आप जान सकते हो, क्या जानना चाहोगे? सर मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइफ में सर खुशी कब मिलेगी फाइनली। वो तो एक प्रोसेस है, जैसे हम बोलते हैं ना, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो मुझे वही जानना है कि सर कि क्या ऐसा चीज़ कर लूँ मैं लाइफ में कि जिसके बाद मैं बोल सकूँ कि अच्छा अब मैं खुश अब हूँ। मैं खुश हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव रेड और सीन दिस ईयर? कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी हो या देखी हो आपने इस साल? सर अपना रिजल्ट देखा है सर, इंटरेस्टिंग वही सबसे मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? सर माय ऑन डीएसएलआर। ओके। अच्छा, ऐसा कोई काम जिसमें आप एब्सोल्यूटली हॉरिबल हो, कि यार ये तो नहीं होता मुझसे, फ्लर्टिंग सर। वो नहीं हो पाती? हाँ जी सर। चलो। अच्छा, ऐसी कोई मूवी जो सबने देखी हो आपके आस-पास, सारे दोस्तों ने, घरवालों ने, आपने नहीं देखी हो? यार ये मूवी मिस हो गई हाँ मेरी, जी सर, जब वी मेट। वो नहीं देख पाया, काफ़ी अच्छी है वो हाँ मूवी। जी सर, मैं अभी देखूंगा, मुझे किसी ने बोला है। अच्छा, व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? ये आपका ड्रीम जॉब कौन-सा है कि यार यही करना है मेरे को तो? सर आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन सर। अच्छा, बिज़नेसमैन, तो फिर अभी इसके बाद? सर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपना कुछ बिजनेस की तरफ जाऊंगा। अभी ओके, फिलहाल तो ये एक जर्नी, वही प्रोसेस ऑफ जज प्रोसेस है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज़ समथिंग मोस्ट पीपल कैन डू ईज़िली बट यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट? सर फॉलोइंग माय टाइम टेबल सर। नहीं फॉलो कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं सर, आई एम हॉरिबल एट इट। बिल्कुल। अच्छा, तैयारी के टाइम पे भी हमें टाइम टेबल फॉलो करना होता है, यस सर। तो मैं अगर वो बना मिस हो जाता है तो फिर कैसे उसको मैनेज करते हो? सर वो मिस हो जाता तो फिर वो मैं अगले अगले दिन में चले जाता था, फिर वो अगले दिन वाला हुँ, वो अगले दिन में शिफ्ट हो जाता था, तो मतलब दिस गोज ऑन कंटिन्यू शिफ्टिंग। ओके। अच्छा, इफ यू हैड द वर्ल्ड्स अटेंशन फॉर 30 सेकंड्स, पूरी दुनिया आपको 30 सेकंड के लिए सुन रही है, क्या बोलोगे? मैं यही बोलूंगा सर कि लाइफ लाइफ को मतलब जियो सर, रेदर देन आप जैसे हम लोग आज के डेट में सर भाग रहे हैं भाग सब, रहे हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे तो भी काम चलेगा। चलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इफ यू हैड टू वर्क, कोई एक काम करना पड़े आपको बट उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको, कौन-सा काम करोगे? सर फोटोग्राफी। जब मतलब उसमें इंटरेस्ट है, हाँ जी हॉबी सर। है? चलो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्स समथिंग यू हैव ट्राइड दैट यू विल नेवर ट्राई अगेन? ऐसी कोई चीज़ ट्राई करी है पर आगे अब कभी ट्राई नहीं करोगे, कि बस हो गया, इसके बाद नहीं, सर यही प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। बस हो गया जितना होना था? यस सर। अच्छा, वुड यू लीव योर होम टाउन फॉरएवर फॉर द जॉब? नेवर सर। और मतलब वहीं रहना है? भाई सर होम तो सर इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इज़ देयर एनी ऐप दैट यू हेट द मोस्ट बट स्टिल यूज़ इट? इंस्टाग्राम सर। सबका यही है। चलो। अच्छा, ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा काम किया है इस साल आपने, जो आगे नहीं करना चाहोगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया इस साल। चलो। अच्छा, इफ़ यू कुड ब्रिंग अ चेंज इन योर अपब्रिंगिंग, कोई एक अपॉर्च्युनिटी मिले आपको, एक चेंज ला सकते हो अपनी अपब्रिंगिंग में, क्या चेंज लाना चाहोगे? सर मैं अपने बचपन में जाकर चैलेंजेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा सर, कि मतलब बड़े आराम से मैंने जिया आराम है से सर। निकल गई ये है। मेरे को फिर कॉलेज में भी तो मैंने वो बहुत भी आराम एक से निकाल दिया सर। बिल्कुल, वो भी एक मतलब हर किसी को नहीं मिलती है, हाँ ब्लेसिंग जी होती है सर, वो भी एक। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, व्हेन थिंग्स ब्रेक, यू प्रेफर टू फिक्स देम और रिप्लेस देम? सर फिक्स देम। उसको फिक्स करेंगे। हाँ जी। अच्छा, अगले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? सर्विंग माय कंट्री सर, टू ओके, द बेस्ट। जॉब या बिज़नेस? सर 10 साल में बिज़नेस में तो नहीं देख रहा हूँ सर, ओके, एट लीस्ट। बट हाँ, इट्स अ प्रोसेस, तो प्रोसेस में तो कहीं न कहीं कहीं रहूँगा ना सर ही। बिल्कुल। अच्छा, इज़ देयर समथिंग व्हिच यू हैव लर्न्ड वेरी इंटरेस्टिंग दिस ईयर? ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो आपने इस साल सीखी हो? नॉट नॉट एट ऑल सर। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ वन फूड दैट यू विल नेवर गिव अप, कि यार ये चीज़ तो नहीं छोड़ूँगा खाने में? सर बिरयानी फेवरेट है? फेवरेट है सर। आज लंच में मेरे ख्याल से वही? हाँ जी सर। चलो।
बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया आपने। आई होप जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको भी मज़ा आया होगा आपके जवाब सुन के, और आपके इंटरेस्टिंग जवाबों के लिए ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम अन अकेडमी। So again, many congratulations, Ankit, for this Thank you, great sir. achievement. इस सेशन के बाद हमारा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे प्रथा है कि अगर आप किसी और टॉपर को, अपने फ्रेंड को, जिनको आपको लगता है कि उनकी स्टोरी बाकी एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगी, उसको टैग कर सकते हैं। आवर टीम विल रीच टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। उसको हम इनवाइट करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कि वो भी आके अपनी जर्नी शेयर करें। सो इफ़ यू हैव समवन इन योर माइंड, यू कैन टैग इट। सर एक मेरा दोस्त है किशन कुमार रोनियार, ऑल इंडिया रैंक 25 इसी साल का, अच्छा, 2024 में ही? 2024 में ही सर। ओके, तो उसकी जर्नी सर इंस्पायरिंग है okay. सर। We'll definitely love to have you on this platform and share your journey with our young aspirants. अच्छा अंकित, एक लास्ट मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, कि किस तरीके से वो तैयारी करें ताकि आपकी तरह वो अचीवर बन पाए। सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो 4 पिलर्स मैंने बांध रखा था अपना, कि 4 पिलर्स बना रखा है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको बेसिकली रिवीजन प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिवीजन के बाद आपको PYQs सॉल्व करने हैं, और फाइनली टेस्ट सीरीज। तो ये 4 चीज़ अगर आप कर रहे हो ऑनेस्टी के साथ, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तो सर टेक्निकल हो गया थोड़ा। अगर मैं देखूँ थोड़ा इमोशनल चीज़ें, तो आपको सर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये 2 वर्ड है जो कि मैंने अपने थ्रू आउट जर्नी नहीं छोड़ा, इसी को हमेशा पकड़ के रहा। तो एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन का जो रेयर कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने अंदर आपको डेवलप करना है। और अगर आप वो डेवलप कर पा रहे हो अपने अंदर, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। क्योंकि सक्सेस एक बार में मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपको टाइम भी लग सकता है। तो यही 2 वर्ड जो हैं आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगेन many congratulations Ankit for this great achievement. थैंक यू सर। आई होप बाकी जो एस्पिरेंट हैं इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से और अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक करेंगे।